जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं स्टैटिक जीके में पद की शपथ एवं त्यागपत्र टॉपिक को। ऑथ एंड रेजाइनेशन ऑफ ऑफिस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये दोस्तों। यदि टॉपिक की हम बात करें तो ये दोस्तों आपके कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान का एक छोटा सा टॉपिक है और इसको स्टैटिक जीके में एक अलग चैप्टर बना के जिसमें आपका नाम दिया है पद की शपथ एवं त्यागपत्र कि कौन सी शपथ कौन सा किसको शपथ दिलाता है, या जब कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र देता है तो वो दोस्तों किसको देता है। कहने का मतलब यह है कि पद की शपथ एवं त्याग पत्र में हम दोस्तों ये पढ़ेंगे कि किस पद की शपथ कौन दिलाता है, कि राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है, प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है, मुख्यमंत्री के पद की शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल के पद की शपथ कौन दिलाता है, या जब भी वो दोस्तों अपना त्याग पत्र देते हैं तो वो किसको देते हैं, इसके बारे में जानेंगे। और ये वीडियो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आप इसको समझ लीजिएगा, दोबारा आपको समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अपने आप में एक छोटा टॉपिक है लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। यहाँ से दोस्तों हमेशा आपके एग्ज़ाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जल्दी से दोस्तों आप लोग एक बार क्लास में आ जाएंगे और इसके बाद दोस्तों फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज की क्लास भी दोस्तों पहले क्लास की तरह ज़बरदस्त और शानदार रहेगी। चलिए दोस्तों एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और क्लास का समय आपका स्टैटिक जीके का 6 बजे रहता है और रात को 8 बजे आपको यूपी पुलिस का खाकी बैच चलता है, जिसमें से आपको दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल की सामान्य ज्ञान की बुक का सॉल्यूशन करवाया जाता है और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रात के 9 बजे दोस्तों ऑब्जेक्टिव बुक्स का सॉल्यूशन कराया जाता है। तो एक बार आप लोग उन क्लासों को भी देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट में दोस्तों आपको सारी क्लासें क्रम वाइज मिल जाएंगी, तो एक बार प्ले लिस्ट को जरूर चेक कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस टॉपिक को पढ़ने से पहले दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले दोस्तों कुछ 2 टॉपिक हैं जो कि दोस्तों आपके साइंस के टॉपिक हैं, जो कि अपने आप में बिल्कुल छोटे से टॉपिक हैं। इस पर दोस्तों अलग से यदि मैं वीडियो बनाता तो कोई दोस्तों उससे फ़ायदा नहीं था। मैंने सोचा क्योंकि क्यों ना एक ही वीडियो में दोस्तों इन दोनों टॉपिकों को भी साथ में ले लिया जाए। दोस्तों इसमें आपका एक टॉपिक है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइस, ऊर्जा रूपांतरण यंत्र। आप लोगों के पास दोस्तों ल्यूसेंट की बुक तो होगी ही, तो ल्यूसेंट की बुक में आप लोग देखते होंगे जब भी हम दोस्तों साइंस पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, तो आपको दोस्तों उपकरण और ऊर्जा का रूपांतरण वाले यंत्र बहुत सारे आपको दोस्तों देखने को मिल जाते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, इसमें आपके स्टैटिक जीके में एक टॉपिक बना दिया है। टॉपिक इसलिए बना दिया है कि छोटे छोटे टॉपिक हैं जहाँ से आपके मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक बार आप इसको कवर कर लीजिएगा। और जो इस बार आपका एसएससी जीडी का जो फाइनल रिजल्ट आया तो काफ़ी लोगों को दोस्तों इस बुक से बहुत सारे क्वेश्चन फंसे हुए हैं देखने को दोस्तों। इस बुक से आपको क्वेश्चन मिले हैं, तो चांस है कि आगे आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में यह बुक आप लोगों के लिए मददगार सिद्ध होगी। तो क्यों ना हम दोस्तों इसी टॉपिक में इस साइंस के भी टॉपिक को हम एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक है, ऊर्जा रूपांतरण यंत्र जो कि फिजिक्स का आपका टॉपिक है, और प्राकृतिक अम्ल, इन दोनों चैप्टरों को इसी वीडियो में हम कवर कर लेते हैं। और इसके बाद हम पद की शपथ एवं त्यागपत्र उस टॉपिक को पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, ऊर्जा रूपांतरण यंत्र बिल्कुल ईजी टॉपिक है, देखते ही देखते आपको याद हो जाएगा। तो बस आपको दोस्तों क्या करना, बस एक बार आपको अपना कंसंट्रेट होकर माइंड को सेट करना है, उसको दोस्तों समझना है। देखिए दोस्तों, पहला है दोस्तों डायनेमो। डायनेमो का कार्य क्या होता है, तो आप सभी को पता है, आप लोगों ने 12th की क्लास में पढ़ाई होगा, क्योंकि दोस्तों 12th क्लास के क्वेश्चन से ये पूरा चार्ट आपको 12th की बुक में मिल जाएगा। डायनेमो जो होता है दोस्तों वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यानी कि डायनेमो का कार्य क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। एग्जामिनर सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछ देता है, कभी अपोजिट टाइप से पूछ देता है, बताइएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है डायनेमो, लाउड स्पीकर, सोलर सेल, विद्युत मोटर। तो ऐसे आपको ऑप्शन दे देता है, तो उसमें से आपको पता होना चाहिए कि जो डायनेमो है वो यांत्रिक को विद्युत में परिवर्तित करता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आता है दोस्तों मोमबत्ती। मोमबत्ती की आपको एक ट्रिक बता दूंगा कि कभी नहीं भूलोगे। सभी को पता है मोमबत्ती किससे बनती है दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो मोमबत्ती में जो भी पदार्थ उपयोग किया जाता है वो पदार्थ आपका केमिकल होता है, रासायनिक होता है कि नहीं। तो यानी कि दोस्तों मोमबत्ती को हम किस में परिवर्तित करते हैं, रासायनिक ऊर्जा की तो मोमबत्ती बनी हुई है जब हम उसको जलाते हैं। अब देखिए माचिस से हम लोग जलाएंगे ना,
या लाइटर और लाइटर से भी जलाएंगे। तो ये सभी क्या है, ये आपके सभी केमिकल पदार्थ हैं। माचिस में जो रोगन लगा रहता है वो दोस्तों आपका क्या होता है, रेड फास्फोरस होता है, तभी उससे दोस्तों आग निकलती है। और लाइटर में दोस्तों आपकी जो गैस भरी होती है। तो ये क्या है, ये सभी आपके रासायनिक पदार्थ है ना। तो यानी कि दोस्तों मोमबत्ती को हम जब भी जलाते हैं तो दोस्तों वह किस में बदल जाती है, प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाती है। कभी ऊष्मा ऊर्जा नहीं बोलेंगे और कभी प्रकाश ऊर्जा नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में बदल जाती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब हम मोमबत्ती को जलाएंगे तो उससे क्या होगा दोस्तों, प्रकाश होगा। और जब प्रकाश होगा तो दोस्तों उस मोमबत्ती में जो प्रकाश दे रहा है मैं, क्या वो गर्म नहीं होगी, हीट नहीं होगी, होगी ना, ऊष्मा देगी। इसलिए दोस्तों इसको हम दोनों से डिनोट करेंगे, क्योंकि मोमबत्ती क्या है दोस्तों, यह रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। बिल्कुल शानदार दोस्तों, समझ में आ चुका होगा आप लोगों को। नेक्स्ट आता है दोस्तों माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या है दोस्तों, यह दोस्तों ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। माइक्रोफोन से आप समझ रहे होंगे कि ये क्या है दोस्तों, एक ध्वनि ऊर्जा की तरह कार्य करता है, ध्वनि ऊर्जा को यह विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक वैसा ही दोस्तों काम होता है लाउड स्पीकर का। यह दोस्तों माइक्रोफोन का जस्ट अपोजिट होता है, माइक्रोफोन का विपरीत होता है लाउड स्पीकर। यह दोस्तों विद्युत ऊर्जा जैसे इसमें प्रभावित करोगे लाउड स्पीकर में, वैसे ही दोस्तों ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न होगी। लाउड स्पीकर क्या होगा, विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करने पर उसमें ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न होगी, यानी कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों सोलर सेल। सोलर सेल ये भी दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। सोलर सेल का मतलब होता है सौर ऊर्जा, सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा। जो सूर्य का अपने घरों में दोस्तों आप देखते होंगे सौर पैनल लगे रहते हैं, जिसको हम सूर्य ऊर्जा बोलते हैं, सौर ऊर्जा बोलते हैं ना। तो जो आप लोगों ने कभी भी देखी सौर ऊर्जा की, आपने प्लेट देखा होगा, अपने यहाँ से प्लेट बनी होती है, उसमें दोस्तों आप लोगों ने प्लेट कैसी होती है, काली होती है ना। जो ये दोस्तों काले रंग की दोस्तों ये प्लेट होती है, ये काले कलर के जो भी आपके लगे होते हैं, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं। कभी आपने लोगों ने मन में सोचा होगा कि जो काला काला होता है कि सौर ऊर्जा की जो प्लेट है वो काली ही क्यों बनाई जाती है, रंगीन क्यों नहीं बनाई जाती है। दोस्तों ये जो ब्लैक कलर का होता है सौर ऊर्जा की जो प्लेट होती है, ये जिसको हम बोलते क्या है, ये कौन सा पदार्थ होता है, तो दोस्तों ये होता है आपका गैलियम आर्सेनाइड। क्या होता है दोस्तों, गैलियम आर्सेनाइड होता है, जो ब्लैक कलर का पदार्थ होता है, जो सौर से हमें ऊर्जा प्राप्त करता है, सौर ऊर्जा होता है। और इससे सौर ऊर्जा को किस में परिवर्तित कर देता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। और फिर उससे हम विद्युत से जो भी उपकरण चलाना चाहें, टीवी हुआ, रेफ्रिजरेटर हुआ, और भी बहुत सारे काम होते हैं विद्युत ऊर्जा से, वो हम दोस्तों कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ सीधा सा, कि सोलर सेल का कार्य है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। नेक्स्ट आता है दोस्तों ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट ये भी दोस्तों आपका एक मोमबत्ती वाला ही उदाहरण है, बस डिफरेंट ये होता है कि ट्यूबलाइट को हम दोस्तों विद्युत धारा प्रवाहित करके प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, और मोमबत्ती को रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो दोस्तों जो ट्यूबलाइट है ये दोस्तों विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है दोस्तों, प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। क्लियर, यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी होगी आप लोगों को। नेक्स्ट है दोस्तों विद्युत मीटर। विद्युत मीटर इसका क्या कार्य होता है, और हमेशा याद रखिएगा विद्युत मीटर होता है जब वो डायनेमो का जस्ट विपरीत होता है। किसका होता है विपरीत, विद्युत मोटर डायनेमो का विपरीत होता है। क्योंकि जो डायनेमो होता है दोस्तों वो यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और विद्युत मोटर जो होती है दोस्तों वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, याद रखिएगा। और कभी भी दोस्तों यदि आप नोट्स बनाते हो तो हमेशा आप क्रम से पहले एक बार पढ़ लिया करें कि हाँ हम ऐसा नोट्स बनाएं कि हम जैसे ही दोस्तों लिखें वो सारी चीज़ें हमें लंबे समय तक याद बनी रहें। जैसे कि डायनेमो के बाद आप क्या लिखेंगे, विद्युत मीटर बनाएंगे, विद्युत मोटर लिखेंगे। क्यों, डायनेमो क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में है, और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यानी कैसा है, विपरीत है। पर उसके बाद आपने मान लिया मोमबत्ती लिख लिया, इसका कार्य है रासायनिक को प्रकाश एवं ऊष्मा में, और इसके बाद आप ट्यूबलाइट लिख लीजिएगा, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। तो इससे क्या है दोस्तों, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो जस्ट अपोजिट होती हैं, जो हमें दोस्तों याद हो जाती हैं जल्दी से, और बाकी का आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जैसा बेटर लगे। नेक्स्ट आता है दोस्तों विद्युत बल्ब। बल्ब तो आप लोगों ने देखा होगा, जो बल्ब आता है दोस्तों तो 10 रुपये का, जो आपका देखा होगा, जिसमें कांच का जो फिलामेंट लगा होता है, अंदर टंगस्टन का तार होता है येलो कलर की दोस्तों हमें प्रकाश देता है, वो उस विद्युत बल्ब की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो विद्युत बल्ब जो होता है उसमें विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है, प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। सेम दोस्तों आपका मोमबत्ती जैसा उदाहरण है, बस दोस्तों
डिफरेंट कितना है रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा का, क्योंकि दोस्तों जो विद्युत बल्ब होता है, विद्युत बल्ब का मतलब बिजली से उत्पन्न होने वाला, तो जब उसमें दोस्तों विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करेंगे, तब तभी तो बल्ब जलेगा। और जब बल्ब जलेगा तो दोस्तों क्या होगा, प्रकाश होगा, और कुछ देर बाद वह बल्ब कैसा हो जाता है दोस्तों, गर्म हो जाता है। तो क्या हमें देता है, ऊष्मा देता है, हीट देता है। तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत बल्ब। क्लियर। चलिए अगला है दोस्तों विद्युत सेल। विद्युत सेल का कार्य क्या है दोस्तों, यह रासायनिक ऊर्जा को दोस्तों विद्युत ऊर्जा में, देखिए विद्युत जो सेल होता है, आप लोगों ने सेल देखे होंगे, वो क्या होता है, वो भी दोस्तों रासायनिक पदार्थ के ही बने होते हैं। तो उसमें दोस्तों रासायनिक ऊर्जा को वह विद्युत ऊर्जा में, करंट में दोस्तों परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों सितार। सितार में आप लोगों ने देखा होगा, सितार जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो एक तरह का वाद्य यंत्र है। सितार क्या है दोस्तों, वाद्य यंत्र है ना, आप सभी को पता होगा, आप लोगों ने देखा भी होगा। सितार क्या है दोस्तों, वाद्य यंत्र है। लेकिन वाद्य यंत्र के साथ साथ यह किस में परिवर्तित करता है, ध्वनि ऊर्जा में। जब भी आप सितार बजाते हो तो दोस्तों उसमें हमें क्या मिलती है, ध्वनि सुनाई देती है। लेकिन दोस्तों सितार को बजाने के लिए क्या करना पड़ता है, यांत्रिक ऊर्जा होती है उसमें, और वही यांत्रिक ऊर्जा को जो हम सितार बजाते हैं तो उसमें यांत्रिक ऊर्जा को वह ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। क्लियर। चलिए यहाँ तक की बात समझ में आ चुकी होगी। ये एक छोटा सा दोस्तों पॉइंट बना के दोस्तों इन्होंने टॉपिक दे दिया, ये ऊर्जा रूपांतरण यंत्र, जो कि हमने दोस्तों कवर कर लिया है, बिल्कुल छोटा सा था। अगला है दोस्तों टॉपिक आपका प्राकृतिक अम्ल। बिल्कुल छोटा सा है दोस्तों, देखते ही देखते आपको सारे पॉइंट्स याद हो जाएंगे। बस आप लोग कंटिन्यू दोस्तों वॉच कीजिएगा, वीडियो को आप लोग स्किप ना करें, क्योंकि दोस्तों ये सारे, चाहे आपका प्राकृतिक अम्ल हो, जिसके आप लोगों से प्राकृतिक अम्ल भी पूछ देता है कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है ना। तो ये भी दोस्तों अक्सर मोस्टली क्वेश्चन एग्जामों में दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पद की शपथ एवं त्यागपत्र ये भी इंपॉर्टेंट है, और आपके फिजिक्स के जो साइंस का भी जो मैंने आपको विद्युत उपकरण के बारे में बताया, ये भी दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो को इसके बिल्कुल भी ना करें दोस्तों, शुरू से लेकर कंटिन्यू वॉच कीजिए। एक ही वीडियो में दोस्तों आपके 3 टॉपिक खत्म हो जाएंगे। फिजिक्स भी खत्म हो रही है आपकी, और आपका केमिस्ट्री भी दोस्तों एक टॉपिक इसमें आपका कंप्लीट होता है, और आपका एक कॉन्स्टिट्यूशन का। चलिए अगला पॉइंट दोस्तों आप देख पा रहे हैं, इसमें लिखा है दोस्तों स्रोत, और एक तरफ लिखा है दोस्तों प्राकृतिक अम्ल। क्या लिखा है दोस्तों, स्रोत और प्राकृतिक अम्ल। चलिए स्रोत और प्राकृतिक अम्ल को पढ़ेंगे। आप लोग चाहो तो इसका दोस्तों स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप लोग ले सकते हो, क्योंकि दोस्तों इंपॉर्टेंट इसमें वही चीज़ें दी गई जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। देखिए सिरका, सिरका यानी कि दोस्तों हम क्या होता है दोस्तों, गन्ने के रस का बनाया जाता है सिरका जो होता है, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, और इसको दोस्तों अचार बनाने के काम में हम सिरका का प्रयोग करते हैं अधिकतम। तो दोस्तों सिरका होता है, सिरका का स्वाद कैसा होता है, खट्टे होते हैं। आप सभी को पता होते हैं अम्ल, जितने भी अम्ल होते हैं, जितने भी एसिड होते हैं, वो सारे कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, खट्टे होते हैं ना। तो सीधी सी बात है, इसमें हम जितनी भी दोस्तों पदार्थ पढ़ेंगे वो सभी आपके खट्टेपन से डिनोट होंगे। जैसे कि सिरका, सिरका कैसा होता है, खट्टा होता है ना। तो आपसे पूछा इसमें अम्ल कौन सा पाया जाता है, प्राकृतिक अम्ल, जो ऑटोमेटिक ही दोस्तों खट्टा हो जाता है। खट्टे करने के लिए उसमें कुछ मिलाते तो है नहीं, ऑटोमेटिकली दोस्तों स्वाभाविक है वो खट्टा हो जाता है। यदि हम गन्ने के रस को काफ़ी दिनों तक रखे रहते हैं तो दोस्तों वो सिरका में परिवर्तित हो जाता है, और उसका स्वाद कैसा हो जाता है, खट्टा हो जाता है। तो यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि सिरका में आपका कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों सेव। सेव तो आप लोगों ने खाया ही होगा। सेव आप लोगों ने दोस्तों जब भी आप खाओगे, आप लोगों ने एक बात नोटिस की होगी, कभी कभी दोस्तों हम जब सेव खाते हैं तो दोस्तों उसमें भी दोस्तों एक खट्टेपन का दोस्तों हल्का सा स्वाद दोस्तों आता है। क्यों आता है दोस्तों, क्योंकि उसमें भी दोस्तों एसिड की मात्रा होती है, एसिड होता है। पर कौन सा एसिड होता है ये आपसे पूछ सकता है, याद रखिएगा मैलिक अम्ल होता है। कौन सा होता है दोस्तों, मैलिक अम्ल होता है सेब में, याद रखिएगा हमेशा सेब में मैलिक अम्ल होता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों अंगूर। अंगूर भी आप कहेंगे सर काले वाले अंगूर कि हरे वाले अंगूर, तो दोस्तों आपका कोई भी XYZ अंगूर हो, चाहे काले हो या हरे हो, उन सभी में दोस्तों आप कभी भी खाएंगे उसमें भी दोस्तों खट्टेपन का स्वाद मिलेगा, क्योंकि उसमें दोस्तों एसिड की क्वांटिटी ऐड हुई है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि अंगूर में कौन सा अम्ल मिला होता है। तो आपको बता दें इसमें टार्ट्रिक एसिड होता है, जो कि आपका सेम इमली में होता है। इमली भी दोस्तों कैसी होती है, इमली खट्टी, इमली भी दोस्तों आपकी खट्टी होती है, इसमें भी दोस्तों टार्ट्रिक अम्ल मिला होता है।
क्योंकि अंगूर और इमली का दोस्तों सेम एसिड है, टार्टरिक अम्ल। क्लियर। चलिए नेक्स्ट दिया है दोस्तों खट्टे फल। जो आपके जो मोस्टली खट्टे और भी खट्टे फल हैं जो कि इसमें नाम नहीं दर्शाए गए हैं, उनमें दोस्तों आपके साइट्रिक एसिड होते हैं। अब आप ये मत सोचना कि सेब भी एक फल है तो सेब में साइट्रिक एसिड होगा, नहीं। सेब का बता दिया गया है कि सेब का मैलिक एसिड होता है, लेकिन जो अन्य बचे हुए बाकी के खट्टे फल हुए हैं जैसे कि आपका आंवला हो गया और कच्चे आम हो गई, इसमें क्या होता है, साइट्रिक एसिड होता है। क्लियर। दूध में दोस्तों कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। क्या होता है, दूध की शुद्धता आप किससे मापते हैं, लैक्टोमीटर से मापते हैं ना। जो अभी है मैंने आपको साइंस पढ़ाई उसमें सारे ये पॉइंट्स दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही कैसा होता है, खट्टा होता है, तो उसमें हम लोग चीनी मिला लेते हैं तो स्वाद किस लिए, परिवर्तित करने के लिए, जिससे खट्टा मीठा लगता है। क्लियर। चलिए, और उम्मीद है दोस्तों ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं होगा जो अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया है, अभी स्टार्टिंग से लेके मैंने अभी तक का जितना भी पढ़ाया है, किसी को याद ना हुआ हो। ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं बचा होगा, सभी को दोस्तों याद हो चुके होंगे। चलिए अगला आता है दोस्तों दही। देखिए मैंने अभी बताया ना आपको, दही में दोस्तों कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड होता है, क्योंकि दूध से ही दोस्तों दही भी बनता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों घास जो होती है दोस्तों वो कैसी होती है दोस्तों, एसिड होती है, खट्टी होती है। तो इसमें कौन सा अम्ल होता है दोस्तों घास में, तो इसमें आपका बेंजोइक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है दोस्तों, बेंजोइक अम्ल होता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों सोडा वाटर जो होता है दोस्तों, उसमें कौन सा अम्ल मिला होता है, उसमें दोस्तों आपका कार्बनिक अम्ल मिला होता है। कौन सा होता है दोस्तों, कार्बनिक अम्ल होता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों बिच्छू और चींटी। आप लोगों ने बिच्छू चींटी तो देखे होंगे, इनका भी दोस्तों स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। अब ये मत कहना कि क्या सर आपने चींटी और बिच्छू को खाया था जिससे आपको पता चला कि स्वाद खट्टा होता है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिच्छू और जो चींटी हैं दोस्तों, इनका दोस्तों रासायनिक तौर पर इसमें जो एसिड पाया जाता है, जांच करने पे पता चला कि इसमें दोस्तों फार्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा दोस्तों अम्ल पाया जाता है, फार्मिक अम्ल पाया जाता है, फार्मिक एसिड पाया जाता है बिच्छू और चींटी में। नेक्स्ट है तो दोस्तों मूत्र का तो सभी को पता ही होगा, यूरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, यूरिक अम्ल पाया जाता है। क्लियर। चलिए, उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो ये भी टॉपिक आपका एक कंप्लीट हो जाता है। बिल्कुल दोस्तों 5 मिनट का टॉपिक था, जिसको हमने बहुत ही सरल और आसान भाषाओं में दोस्तों इस टॉपिक को दोस्तों कंप्लीट कर लिया। चलिए अब यहाँ से दोस्तों हम बात करते हैं अपने संविधान के प्यारे से छोटी सी टॉपिक को, पद की शपथ एवं त्यागपत्र। तो दोस्तों सबसे पहले हम दोस्तों क्या पढ़ेंगे, पद की शपथ या प्रतिज्ञा भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि कौन से पद की नियुक्ति और उसके समक्ष पद की शपथ कौन दिलाता है। सबसे पहले ये टॉपिक पढ़ेंगे और उसके बाद हम दोस्तों त्यागपत्र को कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आ रही हो, समझ में कंटेंट आ रहा है, आपको ज़बरदस्त बातें अच्छी लग रही हैं, बातें समझ में आ रही हैं, तो दोस्तों लाइक करने में बिल्कुल भी संकोच ना करें। तो एक बार प्लीज़ दोस्तों लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी दोस्तों में, क्योंकि दोस्तों आप लोग जब लाइक करते हो ना, वीडियो को शेयर करते हो, तो दोस्तों अंदर से एक मोटिवेशन होता है कि मैं आप लोगों के लिए और बेहतर से बेहतर कर सकूं, और मैं हमेशा आप लोगों को बेहतर से बेहतर समझाने का, बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करता हूं। और भी दोस्तों आपकी बुक्स हैं उनके भी दोस्तों सॉल्यूशन करवाने की कोशिश करता हूं। बस आप लोगों का प्यारे दोस्तों का बस कंटिन्यू सपोर्ट बना रहे, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के सपोर्ट जब तक बना रहेगा तो हम आगे कंटिन्यू दोस्तों बढ़ते रहेंगे, और हम भी आप लोगों के साथ कंटिन्यू मेहनत भी करते रहेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लें। और हाँ, जो कैंडिडेट हमारे इस चैनल पर नया हो, पहली बार दोस्तों क्लास को देख रहा हो, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ऑल पे, ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों आपके पास समय पर पहुँचता रहे। चलिए, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, PDF पाना चाहते हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो जाके वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम ग्रुप में, और PDF आपको फाइल में मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। कोई भी चार्ज नहीं, फ्री PDF प्रोवाइड है। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों नियुक्ति, और एक तरफ लिखा है किसके समक्ष यानी पद की शपथ कौन दिलाता है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों राष्ट्रपति की, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। भारत के जो दोस्तों राष्ट्रपति है उसके किसके समक्ष उसको पद की शपथ या प्रतिज्ञा दिलाता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति
या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के ज्येष्ठतम या हम बोल सकते हैं मुख्य न्यायाधीश, ज्येष्ठ भी क्या होता है बड़े, जो बड़े न्यायाधीश होते हैं वो दिलाते हैं राष्ट्रपति को। अब आपको ऑप्शन में उपराष्ट्रपति भी मिलेगा, लेकिन राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, हम बोल सकते हैं उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ना कि उपराष्ट्रपति, ना कि उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति दोस्तों नहीं दिलाता है, हमेशा याद रखिएगा। कौन दिलाता है, राष्ट्रपति को सबसे पहले तो दोस्तों भारत का मुख्य न्यायमूर्ति दिलाएगा, और यदि वो नहीं है, किसी कारणवश की अनुपस्थिति हो गई है, तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। क्लियर। चलिए, तो सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, भारत का उच्च न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है दोस्तों उपराष्ट्रपति। जब देखिए राष्ट्रपति अब अपना पद धारण कर चुका है, अब बात आती है उपराष्ट्रपति की। पहले राष्ट्रपति चुना जाएगा कि उपराष्ट्रपति, सभी को पता है कि पहले तो राष्ट्रपति ही चुना जाएगा, ना कि उपराष्ट्रपति। जब राष्ट्रपति चुना जाएगा तो उसके बाद किसके चुनने की अनुमति आएगी, उपराष्ट्रपति को। और जब उपराष्ट्रपति की आएगी तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, उपराष्ट्रपति भी तो शपथ लेगा। तो उपराष्ट्रपति को दोस्तों राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा इसमें निमित्त कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति को शपथ दिला सकता है। तो कहने का सीधा सा दोस्तों मतलब यह है, ऑप्शन में आपको यही मिलेगा कि उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है, तो ऑप्शन में आपको मिलेगा राष्ट्रपति। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट आता है दोस्तों उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है, तो उनको दिलाता है राष्ट्रपति दिलाएगा, या दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा इस निमित्त व्यक्ति का कोई भी व्यक्ति। जो उपराष्ट्रपति के साथ कंडीशन होती है शपथ दिलाने के दौरान, वही उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के दौरान होगी। दोस्तों जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है उसको शपथ कौन दिलाएगा, उसको दोस्तों राष्ट्रपति ही दिलाएगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों राज्यपाल। राज्यपाल को दोस्तों शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल को शपथ दिलाता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उनकी अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय के उपलब्ध में मुख्य न्यायाधीश। जो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है वही राज्यपाल को भी उसके पद की शपथ दिलाता है। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट आता है दोस्तों केंद्रीय मंत्रिपरिषद में मंत्रियों को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है, तो ये दिलाता है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति। कौन दिलाता है दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति जो है वो केंद्रीय मंत्री परिषद में मंत्रियों को शपथ दिलाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है, तो वो दोस्तों राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा निमित्त कोई भी व्यक्ति शपथ दिला सकता है। संसद सदस्य के पदों की नियुक्ति होने पर उनके पद की शपथ कौन दिलाता है, तो ये भी दोस्तों राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा निमित्त कोई भी व्यक्ति दोस्तों संसद सदस्य को शपथ दिला सकता है। राज्य के विधायक की शपथ कौन दिलाता है, ये राज्यपाल द्वारा या राज्यपाल द्वारा किसी नियुक्त व्यक्ति को दर्शा सकता है। राज्य के विधायक की शपथ दिला सकता है, तो हम कह सकते हैं राज्य के विधायक की शपथ कौन दिलाता है, तो वो दोस्तों राज्य के विधायक जो होता है उसकी शपथ दोस्तों राज्यपाल दिलाता है। क्लियर। चलिए, अगला है राज्य के मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की पद की शपथ कौन दिलाता है, तो ये भी दोस्तों राज्यपाल ही दिलाता है। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको कौन दिलाता है, तो उनको भी दोस्तों राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा इस निमित्त नियुक्त कोई भी व्यक्ति को दर्शा सकता है, कोई भी व्यक्ति शपथ दिला सकता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों, अगला है आपका त्यागपत्र से संबोधन, यानी कि कौन सा पद जब भी अपना त्यागपत्र देगा तो वह अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा, किसको सौंपेगा। जैसे मान लेते हैं कि किसी कारणवश राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देते हैं तो उन्हें क्या देना पड़ेगा, अपना त्यागपत्र तो देना ही पड़ेगा। लेकिन राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता किसको है, ये आपको दोस्तों पता होना चाहिए। राष्ट्रपति जब भी अपना त्यागपत्र देगा तो अपने ठीक नीचे वाले को देगा। जैसे कि राष्ट्रपति के नीचे कौन आता है, उपराष्ट्रपति आ जाता है। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो देगा वो किसको संबोधित करेगा, उपराष्ट्रपति को संबोधित करेगा। और मान लेते हैं कि यदि उपराष्ट्रपति दोस्तों अपने पद से इस्तीफा दे रहा है, अपना त्यागपत्र देना चाहता है, तो वो किसको देगा, उपराष्ट्रपति तभी देगा ना जब उसका प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति होगा, तो राष्ट्रपति तो होगा ही। और तब यदि आपका उपराष्ट्रपति अपने पद से त्यागपत्र देता है तो वो दोस्तों अपना त्यागपत्र जो अब दोस्तों वो राष्ट्रपति को संबोधित करेगा। किसको करेगा दोस्तों, राष्ट्रपति को संबोधित करेगा। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं वो अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेंगे, यदि वो किसी कारणवश वो अपना त्यागपत्र देते हैं
तो दोस्तों वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करेंगे। किसको करेंगे? राष्ट्रपति को संबोधित करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों राज्यपाल। राज्यपाल जो होता है दोस्तों वो अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? काफ़ी लोग कहेंगे कि सर मुख्यमंत्री को, और ऑप्शन में भी मिलेगा, क्योंकि राज्य के क्या होते हैं? मुख्यमंत्री भी होते हैं, उनके राज्यपाल भी होते हैं। तो राज्यपाल जो होता है अपना कभी भी यदि त्यागपत्र देता है वो कभी मुख्यमंत्री को नहीं देता है, वो हमेशा दोस्तों राष्ट्रपति को देता है, क्योंकि दोस्तों उसको जो शपथ दिलाता है वो राष्ट्रपति ही दिलाता है। तो शपथ जब राष्ट्रपति दिलाता है तो अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देगा। नेक्स्ट दोस्तों उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको यदि अपना त्यागपत्र देते हैं तो वो दोस्तों किसको संबोधित करेंगे? ये भी दोस्तों राष्ट्रपति को ही संबोधित करेंगे। नेक्स्ट आता है दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष। यदि कोई लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद से दोस्तों त्यागपत्र देता है तो अपने नीचे वाले को देगा। तो अध्यक्ष के बाद क्या आता है? उपाध्यक्ष आता है। तो वो अपने लोकसभा के उपाध्यक्ष को दोस्तों अपना पद, अपने त्यागपत्र देता है। और यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष दे रहा है तो यानी उस टाइम प्रेजेंट टाइम में लोकसभा का अध्यक्ष मौजूद होगा, तभी यह अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को संबोधित करेगा। यदि राज्यसभा के उपसभापति अपना पद से त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वो किसको देंगे? सभापति को दे देंगे। किसको संबोधित करेंगे? सभापति को। नेक्स्ट है संसद के सदस्य। संसद के सदस्य यदि अपने पद से त्यागपत्र देना चाहें तो वो राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र संबोधित कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों विधानसभा का अध्यक्ष। यदि विधानसभा का अध्यक्ष दोस्तों संबोधित करेगा अपना त्यागपत्र तो उपाध्यक्ष को करेगा, और उपाध्यक्ष करेगा तो वो किसको करेगा? अध्यक्ष को करेगा। बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट हैं, आपको देखते ही देखते सुनते सुनते सारी बातें याद हो जाएंगी। विधान परिषद के जो सभापति होते हैं यदि वो अपना त्यागपत्र सौंपते हैं तो वो उपसभापति को सौंपेंगे, और विधान परिषद के यदि उपसभापति देंगे तो वो दोस्तों किसको देंगे? सभापति को। यानी कैसे दोस्तों? अपोजिट है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग संघ आयोग या संयुक्त आयोग के सदस्य ये यदि अपने पद से दोस्तों इस्तीफा देना चाहते तो ये किसको देंगे? राष्ट्रपति को दोस्तों अपनी संबोधित करेंगे। यदि लोक सेवा आयोग के सदस्य या राज्य आयोग यदि अपना त्यागपत्र देना चाहें तो वो दोस्तों राज्य के राज्यपाल को दे सकते हैं, राज्य के राज्यपाल को संबोधित करेंगे। क्लियर? चलिए यहाँ तक की बातें समझ में आ चुकी होंगी। तो ये भी टॉपिक जो है दोस्तों आपका कंप्लीट हो जाता है, पद की शपथ एवं त्यागपत्र। तो उम्मीद है दोस्तों आज का जो सेशन आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त शानदार रहा होगा और आप लोगों को दोस्तों समझ में बातें सारी समझ में आ चुकी होंगी। तो अगला जो टॉपिक रहेगा, अगले टॉपिक में दोस्तों नेक्स्ट डे हम दोस्तों अगले टॉपिक पर चलेंगे, और अगला टॉपिक रहेगा दोस्तों बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है टेंस पावर, यानी दोस्तों 10 की घात। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है 10 की घात से, और इसके बाद दोस्तों अन्य टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। कल दोस्तों जो चर्चा होगी वो केवल 10 की घात वाले टॉपिक की ही चर्चा होगी, जिसमें हम कंप्यूटर मेमोरीज और दोस्तों 10 की घात वाले जितने भी दोस्तों हैं उनके बारे में हम पूर्ण प्रत्यय और सिंबल के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की जो क्लास है यहीं तक रखते हैं, और क्लास कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, और अपनी मेहनत को दोस्तों कंटिन्यू जरूर करते रहिएगा, और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना जो सिलेक्शन लेने का जो आप लोगों ने निश्चय किया है तो वो भी आप लोग अपना सिलेक्शन भी सुनिश्चित कर लें, क्योंकि दोस्तों जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक दोस्तों सिलेक्शन नहीं होगा। तो कंटिन्यू दोस्तों आप अपनी मेहनत करते रहिएगा, और हम भी दोस्तों आप लोगों के साथ में कंटिन्यू मेहनत करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।